हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सौम्या। और बिहार की करंट अफेयर्स सीरीज़ में अब हम करेंगे मई और जून की करंट अफेयर्स। राइट, मई जून की ऑलरेडी फरवरी की कर चुके हैं, मार्च अप्रैल हो चुकी है, ठीक है। और अब मई और जून कंपाइलेशन की होगी। मई जून कंपाइलेशन में 2 पार्ट्स आएंगे, पार्ट 1 पार्ट 2, और उसके अकॉर्डिंग सारी करंट अफेयर्स डिस्कस होगी। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जनरल करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। जनरल करंट अफेयर्स में सबसे पहला है आपका लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस इन कर्नाटका। राइट, सो लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस इन कर्नाटका, और रिसेंटली अभी कर्नाटका में इलेक्शंस हुए थे। कब हुए थे? तो 2023 मार्च के मंथ में हुए थे। राइट, ओके। नाउ एक जनरल इन्फॉर्मेशन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस गॉट 135 सीट्स एंड हु was the winner? It was BJP. Right, that's it. Okay, further there was a only woman who become the MLA in election में, कर्नाटका इलेक्शन लेजिस्लेटिव असेंबली में रिसेंटली ओनली वुमेन इन द कर्नाटका लेजिस्लेटिव असेंबली जो MLA बनी वो लक्ष्मी हेबालकर। ये लेडी MLA अपॉइंट की गई, लक्ष्मी हेबालकर। राइट, ओके। और रिसेंटली अभी चीफ मिनिस्टर कौन बने कर्नाटका के? सिद्धरामैया। तो सिद्धरामैया चीफ मिनिस्टर बने, CM बने कर्नाटका के। राइट, इसी के साथ डिप्यूटी CM शिव कुमार, तो ये डिप्यूटी CM है कर्नाटका के। ओके, सो फर्दर नेक्स्ट है हमारा कि नेशनल पार्टी स्टेटस के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी और क्या क्या क्राइटेरियाज हैं जो फुलफ़िल करने पड़ते हैं। और रिसेंटली आप जो है नेशनल पार्टी स्टेटस उनको मिला है, आप पार्टी, ठीक है, आम आदमी पार्टी को, जिसके फाउंडर कौन है? मिस्टर अरविंद केजरीवाल। तो नेशनल पार्टी स्टेटस के लिए जो आपको क्राइटेरिया फुलफिल करना होता है, सबसे पहला क्राइटेरिया होता है कि स्टेट पार्टी हैज़ टू बी, राइट, स्टेट पार्टी हैज़ टू बी पार्टी इन एटलीस्ट 4 स्टेट्स। तो एटलीस्ट 4 स्टेट्स में वो पार्टी रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, ये पहला क्राइटेरिया है। दूसरा, 6% वोट्स एलिजिबल होना चाहिए इन द 4 स्टेट्स। राइट, तो 6% वोट्स पोल्ड होने चाहिए इन 4 स्टेट्स। देन थर्ड क्राइटेरिया, 2% ऑफ द सीट्स लोकसभा में होनी चाहिए इन 3 डिफरेंट स्टेट्स। राइट, सो नेशनल पार्टी स्टेटस किसको मिला है? आप पार्टी को मिला है, आम आदमी पार्टी को ये स्टेटस मिला है। देन क्या क्राइटेरिया है? तो स्टेट पार्टी इन 4 स्टेट्स, 6% ऑफ द सीट्स हैज़ टू बी पोल्ड इन 4 स्टेट्स एंड 2% ऑफ द सीट्स हैज़ टू बी पोल्ड इन 3 स्टेट्स। तो ये क्राइटेरिया है। राइट, नाउ व्हाट आर द क्राइटेरिया टू बी रिकॉग्नाइज एज अ स्टेट पार्टी? क्या क्राइटेरिया है? अब टू रिकॉग्नाइज अ स्टेट पार्टी एटलीस्ट 6% ऑफ द वोट्स पोल्ड होने चाहिए 2 सीट्स लेजिस्लेटिव पोल्स में और 1 लोकसभा में। तो ये 3 स्टेटस आपको, क्राइटेरियाज आपको मीटअप करने हैं। 3 में से अगर आप फुलफिल कर लोगे एनी ऑफ दी 1 कंडीशन, तो यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेशनल पार्टी। वो 3 स्टेटस क्या है? या तो 4 स्टेट्स में, एटलीस्ट 4 स्टेट्स में रिकॉग्नाइज होना चाहिए, या 6% वोट्स होने चाहिए इन 4 स्टेट्स, या 2% ऑफ द वोट्स लोकसभा में पोल्ड होने चाहिए 3 स्टेट्स के। राइट, तो एनी ऑफ द क्राइटेरिया नीड टू बी फुलफिल्ड इन ऑर्डर टू गेट द नेशनल पार्टी स्टेटस। ओके, नाउ ये पूरा नेशनल पार्टी स्टेटस का जो अलॉटमेंट है, ये कौन देता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। किस एक्ट के अंदर देती है? तो ये देती है इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर। राइट,
सो ये कहाँ पे किसमें किसके अंदर दिया जाता है? इलेक्शन सिंबल, रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर के अंडर में, राइट? ओके, now there is a one more information with respect to national party status, that is to recognize a state party. एक स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज होने के लिए 6% ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड होना चाहिए। 2 सीट्स आपको लेजिस्लेटिव असेंबली में सिक्योर करनी है और 1 सीट आपको लोकसभा में सिक्योर करनी है, राइट? तो 6% वोट्स पोल्ड होने चाहिए, जिसमें 2 सीट्स आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली में और 1 सीट आपकी लोकसभा में। ये आपका ओवरऑल स्टेट पार्टी को देने के लिए पूरा क्राइटेरिया है, राइट? ओवरऑल 4 क्राइटेरियाज। द नेक्स्ट इज शंघाई कॉरपोरेशन SCO ऑथर कॉन्फ्रेंस। तो SCO का कॉन्फ्रेंस हुआ था, राइट? SCO का कॉन्फ्रेंस हुआ था। SCO क्या है? शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इज इंडिया पार्ट ऑफ SCO? येस, इंडिया एंड पाकिस्तान दे बोथ आर पार्ट ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस। और कब बने थे? 2017 में एज अ मेंबर वो इसके पार्ट बने थे, ठीक है? रिसेंटली ये जो कॉन्फ्रेंस है 2023 मार्च के मंथ में अपॉइंट हुई और इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी ओवरऑल सिविलाइजेशन डायलॉग अमंग दी SCO मेंबर स्टेट्स, दैट्स इट, ठीक है? अब कुछ SCO का सिग्निफिकेंस और उनके मेंबर्स फर्दर देख लेते हैं। तो SCO सबसे पहले तो इंटर गवर्नमेंटल एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, राइट? और ये कब बनी है? ये 2001 में बनी है बॉडी। इसमें 8 मेंबर्स हैं ओवरऑल। कौन कौन से मेंबर्स हैं? इंडिया मेंबर है, चाइना मेंबर है, इंडिया, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, देन रशिया, पाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान एंड तजिकिस्तान। तुर्कमेनिस्तान इज नॉट अ मेंबर ऑफ SCO, right? Okay, then the next is with respect to Solar Energy Corporation. Solar Energy Corporation of India recently Mini Ratna status has been awarded. तो Solar Energy Corporation of India को मिनी रत्ना स्टेटस अवार्ड किया गया है, राइट? ओके, नाउ इसके बाद देखते हैं इंडिया रिसीव्ड 6.19 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट अराइवल्स, ठीक है? तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म में ओवरऑल क्या होगा? बूस्ट करेगा ये टूरिज्म सेक्टर को, ठीक है? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंदर ही आपके कुछ इम्पॉर्टेंट स्कीम्स देख लेते हैं, जैसे देखो अपना देश। तो ये है एक है आपका स्वदेश दर्शन, ठीक है? ये है एक चीज़, राइट? देन उड़ान स्कीम, ये भी उसी से रिस्पेक्ट में है। इनक्रेडिबल इंडिया, राइट? उसी के रिस्पेक्ट में है। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। जनरल स्कीम्स हैं, इसके डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? रत्नागिरी रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड प्रोजेक्ट, तो ये मुंबई का प्रोजेक्ट है, मुंबई में ये प्रोजेक्ट है और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिफाइनरी प्रोजेक्ट है, रत्नागिरी प्रोजेक्ट, राइट? मुंबई का प्रोजेक्ट है और वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिफाइनरी प्रोजेक्ट है ये, राइट? ओके, नाउ हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर देखते हैं। हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये एक 6 डिजिट नंबर है और ये नंबर बेसिकली ज्वेलरी जब लेते हैं तो उसमें हॉलमार्क नंबर लिखा आता है, ठीक है? तो ये उसके रिस्पेक्ट में है, राइट? ओके,
अब BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ये क्या है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ये नेशनल स्टैंडर्ड बोर्ड के अंदर बनाया गया है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, राइट। BIS एक्ट के अंदर इसको बनाया गया है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ओवरऑल स्टैंडर्डाइजेशन, क्वालिटी, इस पे फोकस किया गया है। इसके हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है, राइट। देन गज उत्सव, गज उत्सव 2023 में सेलिब्रेट हुआ, ठीक है। और गज उत्सव आपका विद रिस्पेक्ट टू एलिफेंट्स आपका बनाया जाता है। एंड इसी के साथ प्रोजेक्ट एलिफेंट देखेंगे। प्रोजेक्ट एलिफेंट ये क्या है? प्रोजेक्ट एलिफेंट, और ये कब आया, किसके रिस्पेक्ट में है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट बनाया गया। ओवरऑल एलिफेंट की जो पॉपुलेशन है उसको इंक्रीज़ करना है, ठीक है, एम। एलिफेंट अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 डिमार्केट हुआ, राइट। और काजीरंगा नेशनल पार्क वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, दैट इज़ फेमस फॉर दी वन हॉर्न्ड राइनोसोर्स, राइट। सो गज उत्सव 2023 में ये बनाया गया, काजीरंगा नेशनल पार्क, राइट। 30 years दे हैव बीन सेलिब्रेटेड द प्रोजेक्ट एलिफेंट। और प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में ओवरऑल इंक्रीजिंग दी पॉपुलेशन ऑफ दी एलिफेंट्स, राइट। ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आता है आपका, ठीक है। और काजीरंगा नेशनल पार्क ये फेमस नेशनल पार्क है आपका विद रिस्पेक्ट टू दी वन हॉर्न राइनोसॉर्स। और गज उत्सव यहीं बनाया गया है, कहाँ पे बनाया गया है? काजीरंगा नेशनल पार्क। और ये काजीरंगा नेशनल पार्क ये आसाम में है, और ये वन हॉर्न राइनोसॉर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। एंड गज उत्सव काजीरंगा नेशनल पार्क में ही सेलिब्रेट किया गया है, ऑलराइट, ठीक है। और नेक्स्ट करते हैं इंडिया की जस्टिस रिपोर्ट, इंडियन जस्टिस रिपोर्ट। इंडियन जस्टिस रिपोर्ट ये कब बनाई गई है? इंडियन जस्टिस रिपोर्ट, इंडियन जस्टिस रिपोर्ट आपकी रिलीज़ करी गई है टाटा ट्रस्ट। तो टाटा ट्रस्ट हैज़ रिलीज दिस रिपोर्ट, राइट, इंडियन जस्टिस रिपोर्ट। एंड इंडियन जस्टिस रिपोर्ट में नंबर 1 स्टेट कौन सी है आपकी? कर्नाटका, ऑलराइट, yes. Now we'll see the next. The next is Keshav Nanda Bharti case 50th anniversary. Very popular in the polity. Keshav Nanda Bharti case. केशव नंदा भारती केस किसके रिस्पेक्ट में है? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो ये है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, राइट। डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के रिस्पेक्ट में है केशव नंदा भारती केस, राइट। और फंडामेंटल फीचर्स जो हैं आपके इसमें डिपिक्ट किए गए हैं, बेसिक स्ट्रक्चर आपको इसमें डिपिक्ट किया गया है। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स से ओवरऑल ये लिंक करता है। डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर में आपका क्या क्या एलिमेंट्स आते हैं ये पॉलिटी की बुक में भी कवर है, और फास्ट मोमेंट में मैं यहाँ पे भी बता देती हूँ कि बेसिक स्ट्रक्चर में आपके कुछ एलिमेंट्स आते हैं। जैसे सबसे पहला एलिमेंट होता है आपका सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। देन रूल ऑफ लॉ, ये बेसिक स्ट्रक्चर है, रूल ऑफ लॉ, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देन इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। डॉक्ट्रीन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर। सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। पार्लियामेंट्री सिस्टम इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर। फ्री फेयर इलेक्शन इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर। वेलफेयर स्टेट इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर, राइट। सर्टन प्रिंसिपल्स लाइक फेडरलिज्म, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी ये बेसिक स्ट्रक्चर है। तो ये सभी चीज़ें बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आती हैं। केशव नंदा भारती केस एक्चुअली में बेसिक स्ट्रक्चर से डील करता है, ऑलराइट, ओके। अब इसके पीछे भी पूरी कहानी है कि
बेसिक स्ट्रक्चर किस तरीके से आया, तो ये भी देख लेते हैं, ये भी पॉलिटी में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है शंकरी प्रसाद केस, राइट। शंकरी प्रसाद केस 1951 में आता है, और शंकरी प्रसाद केस ये क्या कहता है कि पार्लियामेंट के पास पावर नहीं है अमेंड करने की कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है। देन गोलकनाथ केस आता है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको फास्ट मोड में बता रही हूँ कि शंकरी प्रसाद केस 1951 में ये कहता है कि पार्लियामेंट के पास पावर नहीं है किसको, अमेंड करने की कॉन्स्टिट्यूशन को। गोलकनाथ केस 1967 में आता है और ये कहता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, ठीक है, जस्ट ऑपोजिट ऑफ शंकरी प्रसाद केस, राइट। फिर आता है केशवनंदा भारती केस। अब इसके बीच में भी कुछ इवेंट्स होते हैं, डिटेल पॉलिटी में बताऊंगी। केशवनंदा भारती केस, केशवनंदा भारती 1973 में आते हैं। ये कहते हैं कि पार्लियामेंट अमेंड तो कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन, पर बेसिक स्ट्रक्चर को वॉयलेट नहीं कर सकती है। बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रीन यहाँ पे आ गया, राइट, ये चीज़। और इसके बाद मिनर्वा मील्स केस। तो मिनर्वा मील्स केस में क्या आता है आपका कि एक बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच में, तो एक बैलेंस क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलराइट, ये चीज़। नाउ कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी अमेंडमेंट बिल, कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी अमेंडमेंट बिल। कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी अमेंडमेंट बिल सबसे पहले 2023 में ये आया है। इसमें बहुत ही क्विकली देखेंगे, ऊपर ऊपर फैक्ट्स देखना है, डीप में बिल्कुल नहीं जाएंगे, ठीक है। तो कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी बिल जो है आपका 2000, और ये बिल है अभी तो इतना खास इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बस ये देख लो कि ये आपका रेयरिंग और कल्टिवेटिंग ऑफ द फिशिंग कोस्टल एक्वाकल्चर से रिलेटेड है, सबसे पहला चीज़, ठीक है। तो रेयरिंग एंड कल्टिवेशन ऑफ फिशिंग एंड कोस्टल एक्वाकल्चर से रिलेटेड है ये, ठीक है। देन आपका ओवरऑल कोस्टल एक्वाकल्चर एक्टिविटीज से ये रिलेट करता है, राइट। इसमें ओवरऑल क्या आता है आपका, एक ओवरऑल अथॉरिटी बनाई गई है, कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी बनाई गई है। इसके अंदर जो अथॉरिटी है उस अथॉरिटी में कितने मेंबर्स हैं आपके, 11 मेंबर्स हैं आपके, राइट। तो अथॉरिटी में आपके 11 मेंबर्स हैं, एंड ओवरऑल अपील जुरिस्डिक्शन ये सेंटर गवर्नमेंट के थ्रू करी गई है, राइट। नाउ फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल, ये भी बिल है, फास्ट देखेंगे। फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल, ठीक है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल ये भी 2023 में बनाया गया है। यहाँ पे भी फॉरेस्ट को कंजर्व करना मेन एम है, फॉरेस्ट को कंजर्व करना है और प्रोटेक्ट करना है फॉरेस्ट को, राइट, ये एम है, ऑल राइट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ये कॉन्स्टिट्यूट किया गया है आपका, दैट्स इट, आगे बढ़ो, ठीक है। बिल है, इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, दैट्स वाई वी आर डूइंग इट फास्टली, ठीक है। देन नेक्स्ट इज वायनाड। वायनाड, ये वायनाड ये है क्या, पहली बात तो ये एक डिस्ट्रिक्ट है, ये कहाँ की डिस्ट्रिक्ट है, ये केरला की एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, ऑल राइट। नाउ वायनाड डिस्ट्रिक्ट हैज़ कम फर्स्ट इन दी ODF कैटेगरी, ODF प्लस कैटेगरी स्वच्छ भारत मिशन के अंदर, और इसलिए ये सिग्निफिकेंट है। तो ODF प्लस कैटेगरी में दिस इज व्हाट, ODF प्लस कैटेगरी में ये फर्स्ट रैंकिंग होल्ड करती है, किसमें, स्वच्छ भारत मिशन में, स्वच्छ भारत मिशन में, राइट, ओके। देन आपकी विद रिस्पेक्ट टू सैनिटेशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट, ये है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू सैनिटेशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट। तो मैंने आपको बताया वायनाड, वायनाड ये केरला की
डिस्ट्रिक्ट है। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सबसे पहली चीज़, ये ODF कैटेगरी में नंबर 1 आई है आपकी, ODF प्लस कैटेगरी में, राइट, नंबर 1 आई है स्वच्छ भारत मिशन में विद रिस्पेक्ट टू सैनिटेशन, विद रिस्पेक्ट टू वेस्ट मैनेजमेंट। आई होप दैट इज क्लियर टू यू, राइट। ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस अलॉट किया गया है, राइट। ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन, ठीक है। ODF प्लस कैटेगरी, ODF प्लस प्लस कैटेगरी बाय 2024। और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर पूरा चल रहा है प्रोग्राम? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर चल रहा है पूरा प्रोग्राम। Now we'll discuss स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन 2019 में आपका आया था, राइट। क्लीनलीनेस, सैनिटेशन और हाइजीन को प्रमोट करने के लिए, राइट। तो स्वच्छ भारत मिशन 2019 में आया था आपका, क्लीनलीनेस, सैनिटेशन और हाइजीन को प्रमोट करने के लिए ये आपका ओवरऑल मिशन था, राइट। वर्ल्ड का फर्स्ट नैनो लिक्विड फर्टिलाइजर प्लांट, वर्ल्ड का फर्स्ट नैनो लिक्विड फर्टिलाइजर प्लांट ये आपका न्यू दिल्ली में, राइट। नैनो लिक्विड फर्टिलाइजर प्लांट न्यू दिल्ली में आपका है। ओके, नाउ इतना ही आपको करना है, ठीक है। डीप में बिल्कुल नहीं जाना, ठीक है। ऊपर ऊपर से करंट अफेयर्स को आपको ओवरऑल कवर करना है। वर्ल्ड का फर्स्ट नैनो प्लांट, यू नो इट इज़ इन न्यू दिल्ली, नैनो लिक्विड प्लांट, राइट। ओके, नाउ इसके बाद हम देखते हैं चयन पोर्टल। ये चयन पोर्टल किससे रिलेटेड है? सी चयन पोर्टल या CU चयन पोर्टल, ये किससे रिलेटेड है? CU चयन पोर्टल एक रिक्रूटमेंट पोर्टल है, ये एक्चुअली में ये एक रिक्रूटमेंट पोर्टल है, ठीक है। ओवरऑल यूज़र फ्रेंडली रिक्रूटमेंट प्रोसेस करने के लिए, ठीक है, यूज़र फ्रेंडली रिक्रूटमेंट प्रोसेस करने के लिए। नाउ नेशनल मेडिकल डिवाइसेस, नेशनल मेडिकल डिवाइसेस, ये पॉलिसी नेशनल मेडिकल डिवाइसेस पॉलिसी 2023, ये क्या है आपकी? नेशनल मेडिकल पॉलिसी 2023 ये आपकी ओवरऑल पॉलिसी है विद रिस्पेक्ट टू मेडिकल हेल्थ केयर, राइट। ओवरऑल हेल्थ केयर अफोर्डेबिलिटी, क्वालिटी, इनोवेशन इंक्रीज करने के लिए, तो मेडिकल हेल्थ केयर फैसिलिटी को इंक्रीज करने के लिए है ये, राइट। क्वालिटी एंड ओवरऑल दी अफोर्डेबिलिटी, इनोवेशन, दैट्स इट, ठीक है। कुछ डीप नहीं, जहाँ डीप जाना होगा वहाँ आई विल टेल यू, ठीक है, वहाँ मैं खुद ही डीप कवर करवाऊँगी, ठीक है। बट हर चीज़ डीप कवर नहीं करनी है, कुछ चीज़ ऊपर ऊपर से भी करनी है आपको, ऑलराइट, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं हम, नेक्स्ट पे चलेंगे उड़ान की तरफ। उड़ान 5.0 जानते हैं आप, उड़ान 5.0 ये ओवरऑल एयर कनेक्टिविटी, रीजनल एयर कनेक्टिविटी से लिंक करता है, रीजनल एयर कनेक्टिविटी से ये ओवरऑल लिंक करता है, राइट। और यहाँ पे क्या चीज़ें होंगी? यहाँ पे आपकी ओवरऑल एयर कनेक्टिविटी को ये प्रमोट करेगा।
रिमोट एंड रीजनल एरियाज़ में, राइट। ओके, नाउ अब हम थोड़ा उड़ान के बारे में जानते हैं। ये क्या है उड़ान? उड़ान बेसिकली आपकी स्कीम है, उड़े देश का हर नागरिक। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशंस के अंदर ये इन्वॉल्व होता है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर ये इन्वॉल्व होता है। दैट इज़ उड़ान, उड़े देश का हर नागरिक। और ये एक रीजनल एयरपोर्ट कनेक्टिविटी को लिंक करता है, रीजनल एयरपोर्ट कनेक्टिविटी को लिंक करता है, ओवरऑल एयरपोर्ट डेवलपमेंट को लीड करता है, राइट। यहाँ पे आपकी नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी निकाली गई है, और ये कब निकाली गई है आपकी? 2016 में, राइट। सो उड़ान इज उड़े देश का हर नागरिक, ओवरऑल एयरपोर्ट कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, देन विच पॉलिसी? नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी 2016 में इन्वॉल्व हुई है। ओवरऑल एप्लीकेबल 10 ईयर्स पीरियड में, राइट। और इन्हांसिंग द अफोर्डेबिलिटी, एयर ट्रेवल, एम्प्लॉयबिलिटी, ये सब इसमें ओवरऑल इंक्रीमेंटेशन है। Now the next is Animal Pandemic Preparedness Initiative. राइट, एनिमल पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनिशिएटिव। अब ये एनिमल पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनिशिएटिव ये एक वर्ल्ड बैंक फंडेड इनिशिएटिव है, राइट। एनिमल पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनिशिएटिव क्या है? ये एक वर्ल्ड बैंक फंडेड इनिशिएटिव है, और ये इनिशिएटिव क्या करता है? ओवरऑल एनिमल पैंडेमिक्स एनहांसमेंट, राइट। ये ध्यान रखना कि ये एनिमल पैंडेमिक इनिशिएटिव एक वर्ल्ड बैंक का इनिशिएटिव है, राइट। और ये नाम से इटसेल्फ बता रहा है कि ये एनिमल पैंडेमिक्स को ओवरऑल प्रमोट करने के लिए, हेल्थ को प्रमोट करने के लिए, डिजीज़ फ्री रखने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमोट करने के लिए ओवरऑल ये इन्वॉल्व होता है। तो ये तो इटसेल्फ नेम से क्लियरली डिपिक्टेड है, राइट। चलिए आगे देखते हैं। नेशनल हेल्थ अकाउंट्स, NHA एस्टिमेट फॉर इंडिया। नेशनल हेल्थ अकाउंट्स, NHA सबसे पहला किसने लॉन्च करा है? ये इंपॉर्टेंट है, नीति आयोग। नीति आयोग ने इसको लॉन्च करा है, 2023 में लॉन्च करा है, इसीलिए बहुत ऑब्वियस बात है हम मार्च अप्रैल में इसको कवर कर रहे हैं, ठीक है। ग्लोबल स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क देता है, किसका? हेल्थ केयर के बारे में देता है। ग्लोबल स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क हेल्थ केयर के बारे में प्रोवाइड करता है। ओवरऑल आपका एक अकाउंटिंग फ्रेमवर्क प्रेजेंट करता है, जो नेशनल हेल्थ अकाउंट है आपका, ये एक पूरा अकाउंटिंग फ्रेमवर्क प्रेजेंट करता है विद रिस्पेक्ट टू हेल्थ अकाउंट, और कहीं ना कहीं ये डेवलप किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू WHO की गाइडलाइंस के अंदर, ठीक है। ये चीज़ है। अब इसी के अंदर हम कुछ स्टैटिस्टिक्स डाटा पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहला हम पढ़ेंगे कि देखिए हम इसमें थोड़ा सा डीप जा रहे हैं, ठीक है। हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि ओवरऑल जो गवर्नमेंट का हेल्थ एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीमेंट हो रहा है। गवर्नमेंट का जो हेल्थ एक्सपेंडिचर है इट इज़ गेटिंग इंक्रीमेंटेड। सेकेंडली वील स्टडी जो टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर है दैट इज ऑल्सो गेटिंग इंक्रीमेंटेड। गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर इज ऑल्सो गेटिंग इंक्रीमेंटेड, टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर इज ऑल्सो गेटिंग इंक्रीमेंटेड, प्राइमरी हेल्थ केयर भी इंक्रीमेंट हो रहा है आपका, ठीक है। प्राइमरी हेल्थ केयर भी आपका इंक्रीमेंट हो रहा है। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो है आपका ये आपका कम हो रहा है। भाई जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, ओवरऑल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, तो दैट मीन्स जो हमारी पर्सनल पॉकेट से एक्सपेंडिचर हो रहा है वो कम हो रहा है। जब भी तो इतनी सारी स्कीम्स आ रही हैं, इतने सारे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, तो मतलब अफोर्डेबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है ना हेल्थ केयर सेक्टर में। तो जो सर्विसेज पहले हमको शायद महंगी मिल रही थी अब थोड़ी सी अफोर्डेबल रेट पे मिल रही है, तो हमारी पॉकेट में से पैसे कम खर्च होंगे। सेम इसी तरीके से सोच लो, ठीक है। अच्छा, पर कैपिटा एक्सपेंडिचर जो है आपका वो बढ़ रहा है। अब देखो ये कॉन्ट्ररी बात है पिछले वाले स्टेटमेंट से, ठीक है। ये प्राइवेट हेल्थ केयर भी आपका
इंक्रीज हो रहा है एक्सपेंडिचर, और जो सोशल सिक्योरिटी मतलब पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो भी इंक्रीमेंट हो रहा है। तो सब चीज़ें इंक्रीमेंट हो रही हैं, बस जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है वो आपका कम हो रहा है। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 100 बात की एक बात। देखो 30 डेज़ हैं हमारे ओवरऑल प्लानिंग जो है बिहार पीसीएस की उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, राइट। तो बहुत ही इफ़ेक्टिव प्रोग्राम है और बहुत सारे क्वेश्चंस टैकल होने वाले हैं आपके पीसीएस में। तो रेगुलर चीज़ों को रिवाइज़ करते रहिए, अपडेट्स वीडियोस की लेते रहिए और अपने ओन नोट्स क्रिएट करते रहिए। अगर वीडियो देख के नोट्स बना पा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। नहीं बना पा रहे हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, राइट। वील प्रोवाइड यू विद द डाउनलोडेड नोट्स ऑल्सो। बट एम सिर्फ एक ही है, दैट इज़ अफोर्डेबल और हाईली प्रिसाइज कंटेंट मैं आपके साथ शेयर करूं एंड बिहार पीसीएस के टारगेट को हम लोग हिट करें, ठीक है। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली इंडिया फर्स्ट वाटर मेट्रो इन कोची, ठीक है। तो पहली वाटर मेट्रो आपकी कोची में ओपन हुई है और ये आपका ओवरऑल कोची वाटर मेट्रो भी आप बोल सकते हो इसको, राइट, ठीक है। आफ्टर दिस वी हैव द नमन। नमन ये क्या है? नमन एक रूरल मेंटल हेल्थ केयर प्रोग्राम है। रूरल मेंटल हेल्थ केयर प्रोग्राम, रूरल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है ये एक नमन, राइट। चलिए आगे कवर अप करते हैं चीज़ों को और आगे हम बात करेंगे भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन टूर, एक भारत श्रेष्ठ भारत। ठीक है, एक भारत श्रेष्ठ भारत ओवरऑल मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसमें? टूरिज्म ट्रेन्स को प्रमोट करना है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव, राइट, टू प्रोवाइड द पैसेंजर एन इनसाइट टू लाइफ। राइट, चलिए सागरमाला देख लेते हैं। सागरमाला सागरमाला इनिशिएटिव या सागरमाला इनोवेशन का रिसेंटली ड्राफ्ट आया है, स्टार्टअप पॉलिसी पे भी ड्राफ्ट आया है। किस मिनिस्ट्री के अंदर है ये? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग के अंदर है ये। ओवरऑल मेरीन टाइम सेक्टर को हम लोग इंक्रीमेंट करेंगे, ध्यान रखिएगा प्लीज़ ये चीज़ आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट अब बात करेंगे हम आपके इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की। जनरल करंट अफेयर्स ये आपकी यहाँ पे ख़त्म हो गई है, राइट। मई और जून मंथ की कंपाइल्ड हम कर रहे हैं, राइट। ऐसे ही डिस्कस करते रहेंगे, बातें करते रहेंगे और हमारा काम भी आगे बढ़ता रहेगा, राइट। चीज़ें कवर अप होती रहेंगी। पढ़ नहीं रहे हैं, बातें कर रहे हैं। माइंडसेट में ये डालो हम तो बातें कर रहे हैं, हम तो है ना, बहुत सारी बातें करेंगे। अभी इंटरनेशनल अफेयर्स की बातें करनी है अभी हमको, फिर साइंस की बातें करेंगे, करंट अफेयर्स की रिस्पेक्ट में हम एनवायरनमेंट की भी थोड़ी बातें कर लेंगे। तो बस ऐसे ही गप्पे मारते रहेंगे, बातें करते रहेंगे और अपना काम हो जाएगा, है ना। बस माइंडसेट इस तरीके से कैप्चर कर लो। ऐसा लगता है ना पढ़ रहेंगे तो अरे यार कितना पढ़ना पड़ेगा, 1 घंटा तो हो गया, 2 घंटा तो हो गया, और कितने पढ़े? नहीं, हमें तो बातें करनी है। अब बातें तो पता है ना 12-12 13 घंटे भी कर सकते हैं। बस ठीक है, ऐसे ही चलेंगे, राइट। माइंडसेट है जैसे डेवलप कर लो, इजी है। इंटरनेशनल अफेयर्स में सबसे पहले इंडिया एंड मलेशिया ओवरऑल सेटल द ट्रेड इन द INR, राइट। सो इंडिया एंड मलेशिया they settle the trade in the INR, right. So Ministry of External Affairs 2023, India Malaysia, they have agreed to settle the trade in the Indian rupees. Now RBI overall allow the settling of the trade, international trade in the Indian rupees, right. अब यहाँ पे रिसेंटली ये इसमें बस इतना याद रखना है कि इंडिया मलेशिया जो है अभी रिसेंटली ट्रेड सेटलमेंट हुआ है उनके बीच में, ठीक है। और वो जो ट्रेड सेटलमेंट हुआ है वो इंडियन रुपीज़ में हुआ है, दैट्स इट, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखनी है, वॉस्ट्रो अकाउंट ये क्या है? ये हम इकोनॉमी में पढ़ेंगे। वॉस्ट्रो अकाउंट
बेसिकली आपका यूज़ होता है टू मेक द पेमेंट इन द डोमेस्टिक करेंसी, ठीक है। पेमेंट्स को ओवरऑल करने के लिए इन दी डोमेस्टिक करेंसी आपका वॉस्ट्रो अकाउंट यूज़ होता है। ऑल राइट, चलिए आगे देखते हैं। यूके, यूनाइटेड किंगडम, दे हैव साइंड दी CPTPP। ये क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट ट्रांस पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, ठीक है। तो ये अभी रिसेंटली यूके ने साइन करा है और ये अदर बहुत सारी कंट्रीज़ के बीच में ये साइन करा है। ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है बेसिकली, जापान, मलेशिया, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया। अब आप बोलोगे इंडिया क्या इसमें पार्ट है? तो जी इंडिया इसमें पार्ट नहीं है। तो इंडिया इसमें पार्ट नहीं है तो क्या ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से? नहीं जी, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। अब देखो ये तो इम्पॉर्टेंट है और सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है वो क्या आता है कि ये वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसने निकाली? तो ये निकाली वर्ल्ड बैंक ने निकाली, ठीक है। और इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि 184 मिलियन माइग्रेंट्स, मतलब 2.3% वर्ल्ड की पॉपुलेशन रिफ्यूजीज हैं, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसने निकाली? तो ये वर्ल्ड बैंक ने निकाली। आफ्टर दैट एक देखते हैं ऑपरेशन कावेरी क्या होता है और देखते हैं ऑपरेशन सूडान क्राइसिस क्या होता है। ऑपरेशन कावेरी एंड ऑपरेशन सूडान क्राइसिस। ऑपरेशन कावेरी किसके रिस्पेक्ट में है आपका? इवैक्यूएट द पीपल विद रिस्पेक्ट टू। अब मैं एक चीज़ देखूंगी, ऑपरेशन कावेरी मैंने जानबूझ के ये ऑपरेशन सूडान क्राइसिस इस तरीके से लिखा है, ठीक है। हाँ, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको ऐसे भी दे सकते हैं कि ऑपरेशन कावेरी आपका किस चीज़ से लिंक है, या रिसेंटली ऑपरेशन इन द सूडान क्राइसिस हैज़ बीन हैपेंड, तो वो क्या है। तो ये ध्यान रखना, ठीक है, इससे ध्यान रखना, राइट। तो ऑपरेशन कावेरी इज़ विद रिस्पेक्ट टू इवैक्यूएटिंग द पीपल फ्रॉम दी सूडान क्राइसिस। बस ये दोनों एक ही चीज़ हैं, एक ही से ही लिंक करते हैं, ठीक है। सो थोड़ा और इन्फॉर्मेशन दूं तो INS सुमेधा यहाँ पे डिप्लॉय की गई थी और इस तरीके से लोगों को यहाँ से बाहर निकाला गया था। अब इसी के साथ कुछ अदर ऑपरेशंस भी देख लेते हैं। जब हमने ऑपरेशन कावेरी के बारे में बात करी है तो कुछ अदर ऑपरेशंस भी बनते हैं। जैसे सबसे पहला एक ऑपरेशन आता है ऑपरेशन सेफ होम कमिंग। तो ये किसके रिस्पेक्ट में है? ये आपका है लिबिया के रिस्पेक्ट में, ऑपरेशन सेफ होम कमिंग, ठीक है, इज विद रिस्पेक्ट टू लिबिया। देन ऑपरेशन मैत्री, अब ये तो बहुत ही फेमस ऑपरेशन है आपका नेपाल के साथ, राइट। देन ऑपरेशन राहत, ये भी बहुत फेमस है आपका, और ये राहत किसके साथ है? यमन के साथ है राहत, राइट। ऑपरेशन समुद्र सेतु, ये कोविड-19 के रिस्पेक्ट में है, ऑपरेशन समुद्र सेतु। सो सबसे पहला चीज़ है ऑपरेशन कावेरी सूडान क्राइसिस के रिस्पेक्ट में, ऑपरेशन सेफ होम कमिंग लिबिया के रिस्पेक्ट में, ऑपरेशन मैत्री नेपाल के रिस्पेक्ट में, ऑपरेशन राहत यमन के रिस्पेक्ट में है, एंड ऑपरेशन समुद्र सेतु कोविड-19 के रिस्पेक्ट में है, राइट। इसी के साथ कुछ अदर इम्पॉर्टेंट ऑपरेशंस भी हैं, वो भी देख लेंगे अभी। सबसे पहला आता है ऑपरेशन देवी शक्ति। देवी शक्ति आपकी अफ़गानिस्तान के साथ में है। ऑपरेशन गंगा, अब ये तो रिसेंटली अभी रशिया यूक्रेन के रिस्पेक्ट में ऑपरेशन गंगा चलाया था, देवी शक्ति अफ़गानिस्तान के रिस्पेक्ट में चलाया था, ठीक है।
ऑपरेशन मैत्री बहुत इंपॉर्टेंट है नेपाल के पर्सपेक्ट में। राहत जो है ये यमन के रिस्पेक्ट में है। समुद्र सेतु कोविड-19 के रिस्पेक्ट में है। सेफ होम कमिंग ये आपके लिबिया के रिस्पेक्ट में है। देन ऑपरेशन कावेरी आपका सूडान क्राइसिस के रिस्पेक्ट में है, राइट। एंड वंदे भारत भी आपका कोविड-19 के रिस्पेक्ट में है। चलिए आगे देखते हैं। लैंग्वेज फ्रेंडशिप ब्रिज, राइट। लैंग्वेज फ्रेंडशिप ब्रिज ये क्या है? लैंग्वेज फ्रेंडशिप ब्रिज ये प्रोजेक्ट है। ओवरऑल ट्रेन करेंगे पीपल इन 10 लैंग्वेजेस। सो वी विल ट्रेन द पीपल इन 10 लैंग्वेजेस, राइट। लैंग्वेज फ्रेंडशिप ब्रिज। इसके बाद G7 की रिसेंटली एक समिट हुई थी जहाँ पे कार्बन फ्री पावर को बनाने की बात करी गई थी। और कब तक बात करी गई थी? 2035 तक बात करी गई थी कि कार्बन फ्री पावर बनाएंगे बाय 2035, राइट। तो एक कार्बन फ्री इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हम करेंगे बाय 2025। तो ये चीज़ कहा गया था, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। G20 चेयरमैनशिप इंडिया was also invested to the summit as the guest. G7 ओवरऑल ये क्या है? G7 एक इंटर गवर्नमेंटल, इसका थोड़ा सा इन्फो देख लेते हैं। G7 एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। बेसिकली सबसे पहला चीज़ ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। G7 के मेंबर्स कौन कौन हैं? तो मेंबर्स हैं इसमें सबसे पहला कनाडा, देन यू हैव इटली, जापान, USA, UK, फ्रांस, जर्मनी। तो ये इसके मेंबर्स हैं, राइट। कनाडा, इटली, जापान, UK, USA, फ्रांस, जर्मनी। और G8 है आपका रशिया, राइट। तो ये G7। अब बोलोगे इंडिया मेंबर G7 का और G8 का मेंबर इंडिया नहीं है। कनाडा, USA, UK, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली, राइट। ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ को लिंक करेंगे, ओवरऑल स्टेबिलिटी को लीड करेंगे। ओके, नेक्स्ट वील सी चूका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। ये चूका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट किस कंट्री से लिंक है? ठीक है। और आंसर ऑप्शन में ऐसे चॉइसेस होंगे, कंफ्यूजिंग चॉइसेस होंगे, जैसे नेपाल हो गया, भूटान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, और मान लो फिलीपींस हो गया। तो क्या है? क्या? भूटान। आंसर इज भूटान, ध्यान रखना। चूका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज विद रिस्पेक्ट टू भूटान, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिनलैंड जॉइंट्स दी नाटो। तो फिनलैंड बिकम द नाटो के बारे में मैं आपको भी बताती हूँ। नाटो बेसिकली क्या है? ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ये एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है। प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखना, ये एक मिलिट्री अलायंस है। 29 यूरोपियन कंट्रीज़, 2 नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ लिंक करती है। हेडक्वार्टर्स इसमें ब्रुसेल, बेल्जियम, राइट। हेडक्वार्टर्स ब्रुसेल, बेल्जियम। रिसेंटली किस मेंबर ने ज्वाइन करा है? तो रिसेंटली फिनलैंड ने ज्वाइन करा है। किसको ज्वाइन करा है? नाटो को ज्वाइन करा है। समझ गए?
चलिए पाकिस्तान देखते हैं अभी। लार्जेस्ट रेसिपिएंट, तो पाकिस्तान के रिस्पेक्ट में न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है ये कि लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ एडीबी, एशिया डेवलपमेंट बैंक, राइट। तो पाकिस्तान इज़ अ लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ एडीबी, दैट इज़ एशिया डेवलपमेंट बैंक। एडीबी के रिस्पेक्ट में थोड़ी चीज़ें देख लेते हैं। 1966 में ये बैंक डेवलप हुआ था। ये एक इंटर गवर्नमेंटल रीजनल डेवलपमेंटल बैंक है, राइट। ये एक रीजनल डेवलपमेंटल बैंक है बेसिकली, राइट। इकोनॉमी एंड सोशल प्रोग्रेस इन एशिया एज वेल एज पैसिफिक रेस करता है, राइट। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, तो वो हैं मनीला फिलीपींस में, मनीला फिलीपींस। एंड 68 मेंबर ओवरऑल एडीबी के हैं। सो ये एक रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। 68 मेंबर्स एडीबी के लिंक करते हैं। हेडक्वार्टर्स मनीला फिलीपींस में है और ओवरऑल एक साउथ पैसिफिक ये एक प्रमोटिंग ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। चलिए आगे देखते हैं। आईआईटी मद्रास के रिस्पेक्ट में करंट अफेयर्स है कि आईआईटी मद्रास ने सेटअप करा है एक इंटरनेशनल कैंपस। कहाँ पे सेटअप करा है ये, टांजानिया में सेटअप करा है ये, राइट। ये पहला इंटरनेशनल कैंपस है इसलिए न्यूज़ में है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, सिंपल। इसमें ज़्यादा कुछ डिटेल हमको करनी नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा जिम्बाब्वे के बारे में देख लेते हैं। ये जिम्बाब्वे जो है आपकी, ये इसने अभी रिसेंटली क्या करी है, जिम्बाब्वे क्यों न्यूज़ में अभी रिसेंटली, क्योंकि गोल्ड करेंसी इन्होंने, डिजिटल करेंसी इन्होंने रिलीज़ करी है। दे हैव रिलीज्ड गोल्ड बैक्ड डिजिटल करेंसी, गोल्ड बैक्ड डिजिटल करेंसी। तो इस वजह से एक टोकन करेंसी है। अब देखो आप, एक तो डिजिटल टोकन करेंसी इन्होंने रिलीज़ करी है, राइट, बाय गोल्ड एज अ लीगल टेंडर। तो ये आपका जिम्बाब्वे के रिस्पेक्ट में इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। देन इम्पॉर्टेंट है मंगोलिया। मंगोलिया क्यों न्यूज़ में अभी रिसेंटली, कल ही हमने डिस्कस किया था कि मंगोलिया की जो बाउंड्री है वो आपकी चाइना और रशिया से लिंक करती है, राइट। और मंगोलिया आपका फर्स्ट, रिसेंटली यहाँ पे फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी अभी आपकी कंप्लीट हुई है। तो ऑयल रिफाइनरी यहाँ पे आपकी अभी रिसेंटली बनी है और बाय 2025 तक ये रिफाइनरी आपकी बन के तैयार हो जाएगी, राइट। नाउ एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB, ठीक है, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक सेलेक्ट अबू धाबी एज द फर्स्ट ओवरसीज ऑफिस। तो AIIB ने अबू धाबी UAE, ठीक है, वहाँ पे अपना पहला ओवरसीज़ ऑफिस बनाया है, ठीक है। और AIIB क्या है, ये एक इंटर गवर्नमेंटल डेवलपमेंटल मल्टीलेटरल डेवलपमेंटल बैंक है। इंफ्रास्ट्रक्चर सस्टेनेबिलिटी दोनों को फोकस करेगा। 2016 में इसको सेटअप किया गया था। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, बीजिंग चाइना में इसके हेडक्वार्टर्स हैं बेसिकली, ठीक है, AIIB के, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है। ADB के हमने पढ़े थे अभी, मनीला फिलीपींस में थे, राइट। चलिए सीरिया देखते हैं क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट नार्को स्टेट है। नार्को इज विद रिस्पेक्ट टू ड्रग्स, ऑल राइट। चलिए नेक्स्ट चीज़ कैप्टागन। कैप्टागॉन क्या है, ये कैप्टागॉन ये एक इलीगल ड्रग है। कैप्टागॉन इलीगल ड्रग है कैप्टागॉन, राइट। तो नेक्स्ट इज नेपाल। नेपाल फाउंडिंग मेंबर बना है अभी रिसेंटली इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में आपके कुछ एनिमल्स, आपके 7 बिग कैट्स हैं, और वो कौन कौन से हैं, टाइगर है, चीता है, लेपर्ड है, स्नो लेपर्ड है, आपका जैग्वार है और पूमा, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं घाना।
घाना रिसेंटली फर्स्ट कंट्री है टू अप्रूव दी ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन फॉर चिल्ड्रंस। तो घाना फर्स्ट कंट्री है जिसने मलेरिया वैक्सीन को अप्रूव करा है। राइट अच्छा, ये वैक्सीन कौन सी है ये भी देख लेते हैं। मैट्रिक्स एम, ये वैक्सीन है मैट्रिक्स एम। तो घाना बिकम द फर्स्ट कंट्री टू अप्रूव द मलेरिया वैक्सीन एंड दैट वैक्सीन इज मैट्रिक्स एम। राइट चलिए नेक्स्ट चीज, जापान फर्स्ट एबॉर्शन पिल इन इट्स हिस्ट्री हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय जापान। मतलब जापान में अब अबॉर्शन पिल लेना वैलिड है, मतलब आप ले सकते हो करके, ठीक है, पहले नहीं था, अब अप्रूव हो चुका है, पहले अप्रूवल नहीं मिला था। बेल्जियम इज़ द फर्म टू लॉन्च बायोडीजल प्रोजेक्ट इन अयोध्या। रिसेंटली बायोडीजल प्रोजेक्ट को अयोध्या में सपोर्ट करेंगे, ये खुलवाएंगे और साथ में मिलके इंडिया और बेल्जियम ओपन करेंगे। राइट चलिए नेक्स्ट चीज़ देखते हैं यहाँ पे। एनाडोलू किसके रिस्पेक्ट में है? तो ये एक लाइट एयरक्राफ्ट कैरियर है, ध्यान रखिएगा, ये एक एयरक्राफ्ट लाइट एयरक्राफ्ट कैरियर है, वर्ल्ड का फर्स्ट ड्रोन कैरियर। राइट वर्ल्ड का फर्स्ट ड्रोन कैरियर है ये एनाडोलू। राइट so we have completed the international affairs also. now we will proceed और हम आगे बातें करेंगे किसके बारे में? इकोनॉमिक्स के बारे में बात करेंगे अभी, ठीक है, इकोनॉमिक्स के बारे में करेंगे, फिर एनवायरनमेंट के बारे में, साइंस टेक के बारे में। तो अभी बहुत कुछ है करने के लिए, बहुत सारी बातें करनी है हमको आपस में। नाउ लेट्स सी इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक अफेयर में सबसे पहला चीज़, कैबिनेट हैज़ रिसेंटली अप्रूव्ड द रिवाइज्ड guidelines, domestic gas guidelines, gas pricing guidelines. Domestic gas pricing guidelines, price of natural gas will be 10% of the monthly average of the Indian crude basket. तो domestic gas pricing, right, और जो प्राइस है आपका नेचुरल गैस, इट विल बी 10% ऑफ द मंथली एवरेज। राइट द गाइडलाइंस क्या इंश्योर करेगी? एक स्टेबल नेचुरल गैस प्राइसिंग पॉलिसी। ओके 2023 में ये आपकी डोमेस्टिक गैस प्राइसिंग गाइडलाइंस रहेंगी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के अंडर में। और नेचुरल गैस के लिए एक इम्पॉर्टेंट कमेटी ऑलरेडी आई हैव बीन टोल्ड यू, दैट इज़ कृत शाह पारेख कमेटी। कृत शाह पारेख कमेटी ये नेचुरल गैस के रिस्पेक्ट में है, नेचुरल गैस प्राइसिंग पॉलिसी के रिस्पेक्ट में कृत शाह पारेख कमेटी। राइट टारगेट क्या है हमारा नेचुरल गैस के रिस्पेक्ट में? देखिए टारगेट है, पहले 6.5% इंक्रीमेंट था, अभी ये 6.5% से 15% इंक्रीमेंट तक हमको करना है। कब तक करना है? 2030 तक करना है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इसी के साथ नेक्स्ट चीज़ देखते हैं आपकी दीनदयाल उपाध्याय, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ठीक है, दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन रिसेंटली लॉन्च करा है संगठन से समृद्धि कैंपेन। और ये संगठन से समृद्धि कैंपेन क्या है? लीव नो रूरल वुमेन बिहाइंड। ठीक है, तो ये है आपकी संगठन से समृद्धि। और ये क्या है? दैट डोंट लीव एनी रूरल वुमेन बिहाइंड।
तो 2023 में ये संगठन से समृद्धि कैंपेन लॉन्च करा है, दैट लीव नो रूरल वुमेन बिहाइंड, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज। ठीक है, तो ये दीन दयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन ओवरऑल रूरल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए है। संगठन से समृद्धि लीव नो रूरल वुमेन बिहाइंड 2023 का ये एक इनिशिएटिव है, और ये किसकी मिनिस्ट्री के अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, राइट? ओके, नाउ ये कैंपेन आपका रूरल कम्युनिटीज़ को प्रमोट करने के लिए है, बेसिकली 10 करोड़ वुमेन मोबिलाइज करने के लिए, राइट? उनको एक एलिजिबल रूरल हाउस होल्ड प्रोवाइड कराने के लिए ये पूरा इनिशिएटिव है। नाउ विल सी ये दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल लाइवलीहुड मिशन ये कब लॉन्च हुआ था एंड फाइनली ये किस तरीके से मोल्ड अप होता है। ठीक है, तो दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन ये किस तरीके से मोल्ड अप होता है? तो 2011 में ये स्कीम आई थी, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर में ये आई थी। ठीक है, और ओवरऑल यहाँ पे क्या होता है आपका, रूरल वुमेन को लिंक करेंगे हम डेवलपमेंट से, राइट? ये इसका इनिशिएटिव है। सो सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG ये इंपॉर्टेंट है, इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ पीपल, राइट? एंड दीज इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ पीपल ओवरऑल डेवलप करने के लिए वुमेन्स को। ठीक है, इस पूरे टॉपिक में सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट है कि ये जो दीनदयाल उपाध्याय नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, सबसे पहले ये रूरल कम्युनिटीज़ को प्रमोट करने के लिए नंबर 1, नंबर 2 2011 में ये लॉन्च हुई थी, नंबर 3 मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर ये आती है। अब इसी के अंदर ही एक प्रोग्राम आया है संगठन से समृद्धि, 2023 में ये लॉन्च हुआ है। ये क्या है, किसी भी रूरल वुमेन को हमको पीछे नहीं छोड़ना है, ये बेसिकली ये कहता है 10 करोड़ वुमेन्स को हमको लिंक करके रखना है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज के अंदर ये पूरा इनिशिएटिव आपका आया था, समझ गए? चलिए, नेक्स्ट है आपके मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट। मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले तो ये है कि ये मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट किसने निकाली है? सो RBI, दैट इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, राइट? रेपो रेट इसके अंदर जो लॉन्च किया गया है दैट इज़ 6.5%। दिस इज़ अ रेपो रेट दैट हैज़ बीन लॉन्च। ठीक है, SDF कितना है यहाँ पे? 6.25 है, राइट? और MSF कितना है यहाँ पे? 6.75% है। ठीक है, ये SDF, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब इकोनॉमी में हम देखेंगे, राइट? नॉट टू वरी। नेक्स्ट देखते हैं स्टेटस फॉर वुमेन इन एग्री फूड सिस्टम रिपोर्ट। स्टेटस फॉर वुमेन इन एग्री फूड सिस्टम रिपोर्ट। तो स्टेटस फॉर वुमेन इन एग्री फूड सिस्टम रिपोर्ट ये रिपोर्ट है आपकी, और ये रिपोर्ट किसने निकाली है आपकी? FAO प्लस UN, तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन प्लस यूनाइटेड नेशन ने मिलके ये रिपोर्ट निकाली है, और वो रिपोर्ट है स्टेटस फॉर वुमेन इन एग्री फूड सिस्टम रिपोर्ट, राइट? 2023 में ये रिपोर्ट आई थी, और ये एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट है। नाउ WTO पैनल रूल्स अगेंस्ट द इंडिया इन IT टैरिफ डिस्प्यूट। ठीक है, तो ये आपका WTO में ऑलरेडी डिस्प्यूट चल रही है विद रिस्पेक्ट टू IT टैरिफ डिस्प्यूट है ये, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। नाउ
ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स देख लेते हैं। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स, तो ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स जो है आपका, इंडिया थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है आपकी इन द नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स इन द वर्ल्ड, राइट। तो थर्ड लार्जेस्ट कंट्री कौन है आपकी? इंडिया, जिसने यूनिकॉर्न्स बेसिकली लॉन्च करा है आपका, लॉन्चिंग द नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स। अभी रिसेंटली स्विगी हो गया, Dream11 हो गया, कितने सारे आपके बाईजूस हो गया, तो कितने सारे आपके यूनिकॉर्न्स हैव बीन लॉन्च्ड इन इंडिया, राइट। तो इंडिया ओवरऑल थर्ड नंबर पे है। अच्छा, तो वर्ल्ड की यूनिकॉर्न कैपिटल कौन है? सैन फ्रांसिस्को। समझ गए? चलिए, अब आपके माइंड में एक चीज़ आएगी, यूनिकॉर्न होता क्या है? तो देखिए, यूनिकॉर्न होता है जो कंपनी अपनी वैल्यूएशन 1 बिलियन क्रॉस कर लेती है, वो यूनिकॉर्न बन जाती है। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। So let's see the next thing. SIDBI. What is this SIDBI? Let's see. SIDBI has launched a new pilot scheme. And what is this new pilot scheme? Mission 50K EV4eCO. SIDBI ने लॉन्च करा है मिशन 50K EV4eCO, एक इकोसिस्टम, ईवी इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए। बस मिशन ईवी है ना, 4eCO, तो ईवी को डेवलप करने के लिए ये सिडबी ने लॉन्च किया है, राइट। नाउ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 ये देखते हैं। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 ये क्या है? देखिए, इसमें सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के रिस्पेक्ट में, राइट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ने मिलके ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को निकाला है। ओवरऑल एक्सपोर्ट को रेज करना हमारा मिशन है, एक्सपोर्ट रेज करना है, 2 ट्रिलियन तक लेके जाना है बाय 2030 इज़ द एम। इसी के अंदर हमें एक्सपोर्ट हब्स भी बनाने हैं, राइट। ओवरऑल प्रमोटिंग पॉलिसी भी कैरी फॉरवर्ड करनी है। देन स्वच्छोत्सव, ये स्वच्छोत्सव क्या है? ये है आपका इंटरनेशनल ज़ीरो वेस्ट, इंटरनेशनल डे फॉर ज़ीरो वेस्ट। (2023), राइट। सो थीम क्या है आपकी इंटरनेशनल ज़ीरो वेस्ट डे की? ओवरऑल अचीव करना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड साउंड प्रैक्टिसेस with respect to waste, right? So you need to achieve the sustainable environmental, right? You need to achieve the sustainable environmental practices, and you need to minimize and manage the waste. So you need to achieve the sustainable environment practices and you need to manage the waste. Right? चलिए आगे देखते हैं। ये इंटरनेशनल वेस्ट डे की थीम है, प्लीज़ आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। Now let's see forward global food policy report. तो ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट क्या है? ये ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट सबसे पहले 2023 की ये रिपोर्ट है, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ये रिलीज़ करी है। टाइटल क्या है इसका? यू नीड टू रीथिंक द फूड क्राइसिस, प्लीज़ रीथिंक द फूड क्राइसिस रिस्पॉन्सेज, राइट। सो ग्लोबल फूड पॉलिसी, राइट, ग्लोबल फूड पॉलिसी का जो टाइटल है वो क्या है? रीथिंक द फूड क्राइसिस, राइट। 2023 में ये आपकी लॉन्च हुई है।
नाउ द नेक्स्ट इज डेवलपमेंट फॉर प्रमोटिंग ट्राइबल प्रोडक्ट. राइट, डेवलपमेंट टू प्रमोट द ट्राइबल प्रोडक्ट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन. और ये किसके अंडर में है? डेवलपमेंट टू प्रमोट द ट्राइबल प्रोडक्ट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर में है. (2023) ओवरऑल क्या है इसमें? लाइवलीहुड विद रिस्पेक्ट टू ट्राइबल्स हमको रेज करना है. राइट, और नोडल एजेंसी कौन सी है इसमें? ट्राइफेड. ट्राइफेड नोडल एजेंसी है इसमें, है ना. चलो, तो नेक्स्ट देखते हैं आप पहले. तो ये समझ में आ गया, डेवलपमेंट फॉर ट्राइबल प्रोडक्ट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन. तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर है. नोडल मिनिस्ट्री जो है इसकी ट्राइफेड है. ओवरऑल ट्राइबल प्रोडक्ट्स के लाइवलीहुड को बढ़ाएंगे. 2023 में ये इनिशिएटिव आपका आया था. राइट, अब इसी के साथ हम वनधन स्कीम भी देख लेते हैं, क्योंकि ये भी ट्राइबल से रिलेटेड है. वनधन स्कीम भी, ये भी आपकी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड ट्राइफेड, ठीक है, दोनों से आपकी रिलेटेड है. यहाँ पे भी आप अपनी ट्राइबल इनकम को बूस्ट करते हैं. 2023 में ये स्कीम आपकी 2018 में आ गई थी, 2018 में आ गई थी ये. चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्टेटस फॉर वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट. तो स्टेट फॉर वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट इंपॉर्टेंट ये है, ये किसने निकाली है? तो स्टेट फॉर वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट ये निकाली है UNFPA, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड. दैट्स इट. राइट, then we'll see the World Bank Logistic Performance Index. तो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है आपकी, ये किसने निकाली है? लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स आपकी निकाली है वर्ल्ड बैंक ने. राइट, 2023 में. और इस लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंकिंग है? तो इंडिया की रैंकिंग है आपकी 38 रैंकिंग है आउट ऑफ 139 रैंकिंग. ठीक है, तो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स आपका वर्ल्ड बैंक ने ये रिपोर्ट निकाली है, जहाँ पे इंडिया की रैंक 38 है आउट ऑफ 139. ऑल राइट, ओवरऑल हम ट्रेड लॉजिस्टिक्स को कनेक्ट करेंगे इन द ग्लोबल इकोनॉमी, यही इसका टाइटल है. तो 38th रैंक है इंडिया की लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस में. वर्ल्ड बैंक ने ओवरऑल लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस निकाला है. सिंगापुर की फर्स्ट रैंक है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस में, ये चीज़ ध्यान रखना. पीएम गति शक्ति ये आपका इंफ्रास्ट्रक्चर मल्टी मॉडल डेवलपमेंट से रिलेटेड है. ये इंपॉर्टेंट है. ये स्कीम कब आई थी? तो ये 2021 में स्कीम लॉन्च हुई थी, 2021 में. राइट, ओके. नाउ विल सी लीड्स. ये लीड्स क्या है? देखिए लीड्स ओवरऑल ये क्या है आपका? ओवरऑल ट्रेड फैसिलिटेशन इम्प्रूव करेगा, ट्रेड. ठीक है, ओवरऑल सप्लाई चेन मैनेजमेंट को लिंक करेगा ये. ट्रेड फैसिलिटेशन एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट. और DPIIT ने ये लॉन्च करा है, दैट इज डिपार्टमेंट फॉर प्रमोटिंग ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड.
नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे ये क्या है? नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे आपका डिपार्टमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे, दैट इज़ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ये आपका ओवरऑल लिंक करता है। कर्नाटका इज़ द हाईएस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन, राइट। 2023 में ये सर्वे निकाला गया था, और ये किसने निकाला गया था मैंने बताया आपको, एक तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और इसके साथ में मिलके किसने निकाला है, तो ये साथ में मिलके निकाला है यूएन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने, यूएन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, राइट। यहाँ पे ओवरऑल हम इनोवेशन इंक्रीज करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग फॉर्म्स इन द इंडिया प्रमोट करेंगे। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। चलिए फर्दर नेक्स्ट चीज़ पे लिंक करते हैं। इनोवेशन परफॉर्मेंस को भी ये लीड करेगा। इतना ही इंपॉर्टेंट है कि नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे किसने निकाला है, तो ये आपका डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने निकाला है, साथ में यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने मिलके निकाला है। कर्नाटका इज़ द हाईएस्ट स्टेट और द लीडिंग स्टेट in it. Now after this we'll see the World Energy Transition Outlook Report. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि ये किसने निकाली है, वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक रिपोर्ट। और ये रिपोर्ट किसने निकाली है, ये निकाली है एरेना। एरेना क्या है, ये इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, राइट। ओवरऑल क्या टारगेट है, मीट करेंगे हम पेरिस एग्रीमेंट को, ये टारगेट है। वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक रिपोर्ट ये किसने निकाली है, एरेना, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, 2023 में ये निकाली गई है। कॉरपोरेट डेप्थ मार्केट डेवलपमेंट फंड, ये सेबी के अंडर आता है, कॉरपोरेट डेप्थ मार्केटिंग। राइट। सो यहाँ पे साइंस इकोनॉमी हमने कर लिया है, और अब हम साइंस करेंगे, साइंस की करंट अफेयर्स को करेंगे, फिर एनवायरनमेंट की करंट अफेयर्स करेंगे, राइट। ऑलरेडी आपको फरवरी की करंट अफेयर्स कंप्लीट कंपाइलेशन और मार्च अप्रैल की कंपाइलेशन प्रीवियस लेक्चर में दे दी गई है। ये मई जून की कंपाइलेशन है, सितंबर मिड तक हम पूरी कंपाइलेशन करेंगे। कंप्लीट करंट अफेयर्स बिहार पॉइंट ऑफ व्यू से कवर अप करेंगे, कंप्लीट कोर्स बिहार पॉइंट ऑफ व्यू से कवर अप करेंगे। स्ट्रैटेजी वीडियो में ऑलरेडी स्ट्रैटेजी डिस्कस करी गई है, उसी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग 1 मंथ की स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग हम सारी चीज़ों को कवर अप करेंगे। सारी वीडियोस को अपडेशन में रखिएगा, जो भी आए उसको रेगुलर अपडेट करिए, अपने आप को रिवाइज करिए, दैट्स इट, राइट। वीडियोस को देख के अपने उन नोट्स बनाइए, नहीं बना पा रहे हैं तो हमको कमेंट में मेंशन कीजिए, राइट। आपको क्रिस्प हाईली कंसाइज इंफॉर्मेशन, टू द पॉइंट इंफॉर्मेशन, राइट, प्रोवाइड की जा रही है, तो उसका मैक्सिमम आपको आउटपुट रेज करना है। चलिए विद दैट साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टार्ट करते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टार्ट करते हैं, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सबसे पहले हम देखेंगे कि PSLV C55, राइट, या फिर टीलियोस 2, ये क्या है, PSLV C55 या टीलियोस 2, तो ये इसरो, राइट,
इसरो के रिस्पेक्ट में ये लॉन्च करी गई थी 2023। ये एक कमर्शियल मिशन है आपका ओवरऑल, राइट। तो PSLV C55 या टिलियोस 2 ये एक कमर्शियल मिशन है आपका, ये एक इसरो का आपका कंप्लीट मिशन है। इसी के साथ लूमी लाइट देखते हैं क्या है ये लूमी लाइट। तो लूमी लाइट आपका नेविगेशन मेरीन टाइम के रिस्पेक्ट में है, नेविगेशन मेरीन टाइम के आपका रिस्पेक्ट में है लूमी लाइट, राइट। नाउ विद रिस्पेक्ट टू दैट विल सी पोएम 2। ये पोएम 2 क्या है? ये एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए एक ऑर्बिट प्लेटफॉर्म है। तो PSLV ये आपका कमर्शियल मिशन है, लूमी लाइट नेविगेशन मिशन है, और पोएम आपका साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करने के लिए है। तो पोएम साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के लिए है, लूमी लाइट आपका नेविगेशन के लिए है, ठीक है। और टिलियोस या फिर PSLV C55 ये आपका कमर्शियल मिशन है, ध्यान रखना। NSIL देख लेंगे। NSIL ये क्या है? NSIL एक न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ये क्या है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ये एक कमर्शियल आर्म है इसरो का, राइट। 2019 में NSIL स्टेब्लिश हुआ था। ये एक PSU है बेसिकली, पब्लिक सेक्टर यूनिट अंडर द कंपनी एक्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं शुगोशन। ये शुगोशन क्या है? ये शुगोशन एक प्रोटीन है ओवरऑल, ठीक है। तो शुगोशन रिसेंटली जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने आइडेंटिफाई करा है शुगोशन। शुगोशन एक प्रोटीन है। ये प्रोटीन है जो कि एक क्रूशल रोल प्ले करता है किसमें? फॉर्मेशन ऑफ X शेप क्रोमोसोम में, राइट। तो जो शुगोशन है आपका ये क्या है? एक प्रोटीन है, प्रोटीन है ये एक, जो कि एक क्रूशल रोल प्ले करता है आपका X लिंक क्रोमोसोम में, ऑलराइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ये क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। तो ये हम आपको बताएंगे। देखिए एक ये होते हैं क्रोमैटिन थ्रेड्स, ठीक है। फिर ये थ्रेड्स फर्दर कंडेंस्ड होते हैं और ये बनाते हैं आपके इस तरीके से क्रोमोसोम, राइट। साइंस की सीरीज में मैं आपको फर्दर एक्सप्लेन करूंगी। ये बीच वाला पार्ट होता है सेंट्रोमियर, ठीक है। और ये होते हैं क्रोमैटिड्स, ये कंप्लीट होता है क्रोमोसोम। अब ये जो स्ट्रक्चर है आपका ये किसने सबसे पहले डिस्कवर किया था? वाल्टर फ्लेमिंग। कब किया था ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि 1882 में किया था, बट ये इंपॉर्टेंट है ये किसने किया था। तो ये किया था वाल्टर फ्लेमिंग ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ज़ीरो शैडो डे। ज़ीरो शैडो डे, ये ज़ीरो शैडो डे क्या है? ज़ीरो शैडो डे एक यूनिक एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेना है। यूनिक एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेना है विच एक्चुअली अकर्स व्हेन सन डायरेक्टली ओवरहेड। जब सन डायरेक्टली ओवरहेड होता है तो ये एक यूनिक फिनोमेना है जो कि ज़ीरो शैडो डे, राइट। इट इज़ द डे व्हेन द शैडो ऑफ द वर्टिकल ऑब्जेक्ट डिसअपियर। राइट। तो ज़ीरो शैडो डे क्या होता है आपका? ज़ीरो शैडो डे एक यूनिक फिनोमेना है, ये एक एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेना है। इट एक्चुअली अकर्स सन इज़ डायरेक्टली ओवरहेड, तो जिसकी वजह से शैडो फॉर्म नहीं हो पाती और जो ऑब्जेक्ट है आपका ये डिसअपियर,
राइट। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ये फॉर्म होता है एंड इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू द लोकेशन बिटवीन द ट्रॉपिक्स ओनली। और आपको पता है क्यों? क्योंकि सन रेज इन द ट्रॉपिक्स में मेजरली होती है ना, वही टेम्परेट तो कोल्ड रीजन होता है ना। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपका जूस मिशन। ये पिछले स्लाइड में भी मैंने बताई थी, पिछले हमने ये मार्च और अप्रैल की जब करंट अफेयर्स कवर करी थी वहाँ पे भी हमने जूस मिशन किया था। ये जुपिटर से लिंक है, राइट। और 3 मून्स गैनीमेड, कैलिस्टो और यूरोपा हमने वहाँ पे भी डिस्कस किए थे ये। नाउ विल सी रैकून स्टीलर। व्हाट इज़ दिस रैकून स्टीलर? ये रैकून स्टीलर एक तरीके का मालवेयर है। रैकून स्टीलर एक तरीके का क्या है? ये मालवेयर है ये एक, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। IIT मद्रास रिसर्चर्स डेवलप द मशीन लर्निंग टूल। तो IIT मद्रास दे डेवलप द मशीन लर्निंग टूल डिटेक्ट ट्यूमर इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। राइट। इसी के साथ एक टर्म है आपका गिलियोब्लास्टोमा। तो गिलियोब्लास्टोमा क्या है? ये एक ट्यूमर, एक तरीके से एक फास्ट एंड एग्रेसिवली ग्रोइंग ट्यूमर है ये एक, जो कि आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में ग्रो होता है, राइट। गिलियोब्लास्टोमा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नासा का टेम्पो मिशन। ये नासा ने डेवलप करा है, इसलिए ये नासा का टेम्पो मिशन है। नासा का टेम्पो मिशन जो है आपका पॉल्यूशन को मॉनिटर करेगा, ठीक है। पॉल्यूशन लेवल को ये मॉनिटर करेगा, राइट। एयर पॉल्यूशन को कम करेगा। चलिए अच्छी बात है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। आपका जियो स्टेशनरी ऑर्बिट एक्सप्लेन करते हैं क्या होता है। देखो, सॉरी फॉर द मिस्टेक इन हैंड राइटिंग। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जो है आपका, ये बेसिकली ऑर्बिट है आपका अराउंड द अर्थ, राइट। तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट इज अ ऑर्बिट विच इज अराउंड द अर्थ, जहाँ पे आपकी जो सैटेलाइट है आपकी ऑर्बिटल पीरियड, राइट, दिस एक्चुअली मैचेस विद द अर्थ रोटेशन। तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या है आपका? ये ऑर्बिट है आपका अराउंड द अर्थ, जहाँ पे आपकी जो सैटेलाइट ऑर्बिट है ये आपकी अर्थ रोटेशन के साथ मैच होती है। तो आपका जो सैटेलाइट है वो इस तरीके से ऑर्बिट करती है कि वो मैच होती है आपकी विद रिस्पेक्ट टू रोटेशन ऑफ द अर्थ, राइट। इसकी हाइट क्या है? तो इसकी हाइट कुछ 35,786 किलोमीटर्स, इस तरीके से इसकी हाइट है, राइट। सो नाउ विल सी द नेक्स्ट टेफा मिशन। तो ये टेफा 1 मिशन क्या है? देखिए, टेफा 1 मिशन आपका सबसे पहला केनिया ने ये लॉन्च करा है। ये एक अर्थ ऑब्जर्वेटरी मिशन है, ध्यान रखिएगा, ये एक अर्थ ऑब्जर्वेटरी मिशन है, राइट। 2023 का अर्थ ऑब्जर्वेटरी मिशन है आपका, और ये आपका है टेफा मिशन। नाउ इंडिया की स्पेस पॉलिसी। इंडिया की स्पेस पॉलिसी में ऊपर से चीज़ें डिस्कस करेंगे, डीपली बिल्कुल नहीं जाएंगे स्पेस पॉलिसी में। 2023 में ये आई है। सबसे पहला प्राइवेट एक्टिविटीज़ को यहाँ पे बूस्ट करेंगे, मतलब प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, प्राइवेट सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट करेंगे। NSIL यहाँ पे न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ये एक कमर्शियल आर्म बनी है आपकी इसरो की, ये भी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताई थी। इन स्पेस
ये इन स्पेस क्या है, ये इन स्पेस फर्दर आपकी एक इंटरफेस है बिटवीन दी इसरो एंड दी नॉन गवर्नमेंटल एंटिटी, मतलब ये भी एक तरीके का एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है आपकी, राइट। ओके, लेट्स सी बायोटेक किसान स्कीम। तो ये बायोटेक किसान स्कीम क्या है? बायोटेक किसान स्कीम ये एक फार्मर सेंट्रिक स्कीम है, राइट और किस मिनिस्ट्री से लिंक है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से लिंक है ये। बायोटेक किसान स्कीम ये फार्मर सेंट्रिक स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से लिंक करती है ये। ओवरऑल इनोवेशन इन द फार्मर्स एंड एम्पावरिंग द फार्मर्स, ये ओवरऑल लिंक करती है बायोटेक किसान स्कीम, राइट। और 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स यहाँ पे डेवलप किए जाएंगे। जीएम प्लांट कौन सी है आपकी? बीटी कॉटन है यहाँ पे आपकी, राइट। तो बायोटेक किसान स्कीम ये क्या है आपका? बायोटेक किसान स्कीम आपका ओवरऑल फार्मर सेंट्रिक स्कीम है, नंबर 1। नंबर 2, 2017 में ये लॉन्च हुई थी। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेसिकली लिंक करती है इससे। और इनोवेटिंग इन द फार्मर, इनोवेटिंग विद रिस्पेक्ट टू वुमेन फार्मर्स एंड एम्पावरिंग द वुमेन फार्मर्स इज, इट डील्स विद ऑल ऑफ दैट। एंड 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स यहाँ पे ओपन हुए हैं, राइट। 3D प्रिंटेड धवन इंजन, तो 3D प्रिंटेड धवन इंजन ये आपका 2023 में प्रिंट हुआ है। और ये आपका क्या है? एक प्राइवेट स्पेस व्हीकल है, इंडिया का पहला प्राइवेट डेवलप रॉकेट विक्रम एस यहीं से ही डेवलप हुआ है, प्राइवेट रॉकेट डेवलप विक्रम एस। तो 3D प्रिंटेड धवन इंजन जिसने इंडिया का पहला प्राइवेट रॉकेट विच इज़ विक्रम एस डेवलप करा है, राइट। सो अगर मैं 3D के बारे में आपको बताऊं कुछ, तो 3D आपका ये एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग से आपका ओवरऑल टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, राइट। चलिए इसरो का रीयूजेबल मिशन देख लेते हैं। अभी इसरो ने अभी रिसेंटली रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल मिशन ओपन करा है, राइट। तो ये जो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है आपका, ये आपका किस मिशन के अंदर में आया है? RLV-LEX, राइट, RLV-LEX। तो ये आपका इसरो का रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम है, ठीक है। तो बस ये ध्यान रखना कि इसरो का ये जो RLV-LEX मिशन है ये रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल से रिलेटेड है, दैट्स इट, राइट। सो इस वीडियो में हम इतना ही कंटिन्यू करेंगे। इसके जो पार्ट 2 होगा उसमें हम पूरी मई और जून की करंट अफेयर्स को फर्दर फिनिश कर देंगे, राइट। सो ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 इसके बाद में आप देख लीजिएगा और उसमें आपका कंप्लीट मई और जून का जो करंट अफेयर्स होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर हमारा जो सीरीज़ वाइज अगर हम देखेंगे तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून हमने कंसेक्यूटिवली हम फिनिश कर लेंगे, राइट। तो टाइम कम है, काम बहुत ज़्यादा है। अवेयर रहिए, अपडेटेड रहिए, रिवाइज करते रहिए और हेल्दी रहिए और अपना ध्यान रखिए। एंड थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ this initiative and thank you for joining.